क्लास 10 चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक में IUPAC नामकरण की पद्धति में आज के हमारे टॉपिक में है क्रियात्मक समूह के जुड़ने पर IUPAC नामकरण। तो क्रियात्मक समूह के बारे में आपको पता है कि कोई कार्बनिक यौगिक जब निर्मित होता है तो उसके दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर जुड़ता है तो उस कार्बनिक यौगिक को एक नाम मिलता है जो उसके लिए IUPAC नाम कहलाता है। क्रियात्मक समूह एक संयोजी, द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी होते हैं। कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं और उनकी पहचान के अवयव क्या हैं तथा उनके श्रेणी अनुलग्न क्या प्रयोग किए जाएंगे। एक सारणी बनाते हैं क्रियात्मक समूह पहचान अवयव यानी जिससे उसकी पहचान की जाएगी और श्रेणी अनुलग्न जिसे हाइड्रोकार्बन नाम में जोड़कर IUPAC नाम बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह लेते हैं हैलोजन। हैलोजन के लिए पहचान अवयव है सिंगल बॉन्ड X। X का मतलब है Cl, Br और I। यानी यदि किसी कार्बनिक यौगिक में ये अवयव किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर जुड़े हुए दिखते हैं तो इसका मतलब है वो हैलोजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है। इस श्रेणी के लिए जो अनुलग्न प्रयोग होता है वो है हेलोएल्कीन। अब हेलो के 3 टाइप हैं। यदि क्लोरीन जुड़ा तो हेलो की जगह प्रयोग होगा क्लोरो। यदि ब्रोमीन जुड़ा तो हेलो के स्थान पर प्रयोग होगा ब्रोमो। और यदि आयोडीन जुड़ा तो हेलो के स्थान पर प्रयोग होगा आयोडो। और आगे जिस एल्केन कैटेगरी में वो है उसका नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा CH3Cl, तो इसमें ये हाइड्रोकार्बन है और ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब हैलोजन समूह जिसका श्रेणी अनुलग्न है हेलोएल्केन। तो इस यौगिक का नाम होगा क्लोरो। अब इस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है। हमने आपको एक टेबल दी थी जिसमें कार्बन के नंबर के आधार पर उनके लिए एक नाम निर्धारित किया गया है। तो एक कार्बन मेथ होता है। चूंकि ये एक एल्केन संरचना है, मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए ये एल्केन संरचना है। और एल्केन का एन जोड़ दिया तो यौगिक बन गया क्लोरोमेथेन। दूसरा क्रियात्मक समूह जिसे हम एल्कोहल समूह कहते हैं। एल्कोहल एल्कोहल समूह के लिए पहचान अवयव है सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH के लिए श्रेणी अनुलग्न है ऑल। मतलब जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो श्रेणी अनुलग्न ऑल हो जाएगा और वो ऑल उसी हाइड्रोकार्बन नाम में जुड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए,
हमने यौगिक लिया CH3CH2OH। ये एक एल्केन संरचना है, ये क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, ये हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग में 2 कार्बन हैं और यह 2 कार्बन एल्केन सूत्र का पालन नहीं करते। ये कार्बन CN H2n+1 और फंक्शनल ग्रुप OH समूह को फॉलो कर रहे हैं। तो जब कोई चीज +2 के बजाय +1 कैटेगरी में आ जाती है तो वो एल्केन नहीं एल्किल समूह बन जाता है, और एल्किल समूह का श्रेणी अनुलग्न इल होता है। तो 2 कार्बन मतलब एथ में इल जुड़ा एथिल और OH के लिए ऑल। तो एथिल और ऑल की संधि संभव नहीं है, ये नहीं नाम बन सकता। तो नाम कैसे बनेगा? देखिए, 2 कार्बन को हम ग्रीक पद्धति में एथ के नाम से जानते हैं, और ये सारा सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। एथेन में जब आप ऑल शब्द को जोड़ते हो तो बनता है एथेनॉल, और इस यौगिक यानी C2H5OH का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ये साधारण नाम नहीं है, ये वैज्ञानिक पद्धति का नाम है। साधारण नाम, जिसे हम निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं, में ये एथिल एल्कोहल कहलाता है। तीसरा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह। किसी यौगिक में एल्डिहाइड समूह की पहचान किस प्रकार की जाती है? वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड CHO समूह है, पर किसी किसी यौगिक में ये सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O के रूप में भी दिख सकता है। इस एल्डिहाइड समूह के लिए श्रेणी अनुलग्न अल निर्धारित है, यानी हाइड्रोकार्बन के नाम में अल शब्द जोड़ा जाना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CH3CHO। ये क्रियात्मक समूह है, ये हाइड्रोकार्बन अवयव। लेकिन जिन यौगिकों के क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है उसकी गिनती की जाती है। तो ये हो गया 2 कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन। एथेन में श्रेणी अनुलग्न अल की संधि, नाम बना एथेनल। यानी एल्डिहाइड समूह के लिए पहचान अवयव और श्रेणी अनुलग्न। इस समूह में जो कार्बन मौजूद है उसकी गिनती की जाएगी। तो 2 कार्बन की वजह से ये एथेन हुआ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एल्डिहाइड समूह का श्रेणी अनुलग्न अल आया, और दोनों की संधि होने पर एथेनल की प्राप्ति हो गई। चौथा समूह हमारा कीटोन समूह है। कीटोन समूह के लिए पहचान अवयव सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड अथवा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी इस प्रारूप में भी किसी किसी संरचना में दिख सकता है। इसके लिए श्रेणी अनुलग्न है ओन। अब इस ओन संरचना के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CH3COCH3। ध्यान से देखिए, क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है, तो यहाँ कार्बन के आने पर 3 कार्बन हो जाते हैं। 3 कार्बन प्रोप कहलाते हैं। अगर ये सिंगल बॉन्ड है
तो प्रोपेन। प्रोपेन में कीटोन समूह का श्रेणी अनुलग्न ओन जोड़ने पर इन दोनों की संधि हो जाएगी और यौगिक का नाम होगा प्रोपेनोन। इस तरीके से कीटोन समूह के लिए नाम का निर्धारण किया जाता है। सभी का एक एक एग्जाम्पल भी है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहचान संकेत सिंगल बॉन्ड COOH। अगर ऐसे नहीं दिखेगा तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH के प्रारूप में दिखाई देगा। अब यदि ऐसा दिखता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसके लिए जो क्रियात्मक समूह का श्रेणी अनुलग्न है वो है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3COOH। इससे हमने पहचाना कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बन इसमें मौजूद है इसलिए काउंट होगा, तो 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन पर एथ होता है। अगर सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एथेन, और श्रेणी अनुलग्न ओइक अम्ल इसमें संधि होगी, तो यौगिक का नाम बनेगा एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए भी IUPAC नाम का निर्धारण होता है। अगला क्रियात्मक समूह कहलाता है ईथर समूह। ईथर समूह की पहचान सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपको यौगिक के बीच में दिखाई देगा और इसके दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला उपस्थित होगी। इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर रखा जाता है। ये इसके लिए श्रेणी अनुलग्न का कार्य करता है। एग्जाम्पल देखिए, CH3 OCH3। अब इसमें बीच में आपको सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो वो ईथर समूह की पहचान कराया। जब उसने ईथर की पहचान कराई तो आप इसके श्रेणी अनुलग्न के आधार पर इसका नाम रखेंगे। इधर भी मेथेन समूह है और इधर भी, तो इसके लिए नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। क्लास 10th के हमारे कोर्स में इतने ही कार्बनिक यौगिक हैं। कुछ जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इन नामों के जो सिस्टम है जिसके द्वारा ये नामकरण किए जाते हैं, आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करनी होती है उसके पहचान अवयव द्वारा, और फिर उस यौगिक के रासायनिक सूत्र की सहायता से हम उसके लिए IUPAC नाम का निर्धारण करते हैं। तो सभी लोगों ने क्रियात्मक समूह के जुड़ने पर IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है वो समझ लिया होगा।